स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। तो पिछले दो पार्ट जो विजन आईएएस की फैक्ट बुक है उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। ये लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें ये लास्ट तक हम कवर करेंगे। तो इसमें पुरस्कार हैं जहाँ से एक या दो क्वेश्चन पुरस्कार से भी आता ही है हमेशा। सबसे पहला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अब इम्पोर्टेंट सबसे पहला ये होता है कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो नर्स थी, तो पुरस्कार भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नर्सों को दिया जाता है उनके कार्य के लिए। तो 15 जो नर्सें हैं उन्हें 2025 में ये प्रदान किया गया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 का, ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भारत के जो पर्यावरणविद हैं माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? माधव गाडगिल को। इसके बाद इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 ये मिला किसे है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति। अब चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में। वहाँ के पूर्व एक राष्ट्रपति हुआ करते थे मिशेल बाचेलेट। तो मिशेल बाचेलेट हैं, उन्हें ये प्रदान किया गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 का। इसके बाद बुकर पुरस्कार, सबसे ज़्यादा आने की संभावनाएं बुकर पुरस्कार की ही होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये अभी बीपीएससी में आया ही है। सेम क्वेश्चन किस बुक के लिए दिया गया है तो ये पूछा गया था। तो विजेता हैं इसके बानू मुश्ताक जो इसकी, और पुस्तक है उनकी जो कन्नड़ कहानी संग्रह, उसमें कई कहानियाँ। हार्ट लैम्प इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, एक बुकर पुरस्कार रहेगा वो अलग रहेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो विजेता बानू मुश्ताक, और पुस्तक है उनकी कन्नड़ संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है उन पुस्तकों को मिलता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती हैं। तो जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उनका नाम है दीपा भास्ती। तो याद रखना है ये। इसके बाद है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार है जो मैथ के लिए दिया जाता है, जो मैथ में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये एबेल पुरस्कार। तो 2025 का हमें जो याद रखना है गणितज्ञ हैं मसाकी काशीबारा। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 25 का ही। वैसे 24 का जो फ्रांस के थे मिशेल टाराग्रांड को मिला था। उसके बाद 25 वाला जो मसाकी काशीबारा को मिला है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। तो ये मसाकी नाम याद रखना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिलता है? जो भी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करता है। तो हिंदी के एक लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ के पहले व्यक्ति को, या छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशंस का है, पहली बात यही पूछ लेगा नेल्सन मंडेला पुरस्कार देता कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिया जाता है। विजेता कौन है? तो विजेता जो हैं वो हैं ब्रेंडा रेनॉल्ड जो कनाडा, और उसके बाद है कैनेडी ओडेडे केन्या। तो दो लोगों के नाम याद रखने हैं। नेल्सन मंडेला ऐसे पुरस्कार भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स करके हैं, याद रखना है रेनॉल्ड का, और उसके बाद है कैनेडी ओडेडे, ये केन्या का अफ्रीका वाले एरिया में। तो ये दोनों याद रखने हैं। इसके बाद है OPCW द हेग पुरस्कार 2024। तो किसे प्रदान किया गया है? इंडियन केमिकल काउंसिल को प्रदान किया गया है, जो दवा वगैरह और ये सब के लिए। तो OPCW द हेग पुरस्कार इंडियन केमिकल को, यह पहली बार है जब किसी रासायनिक उद्योग संगठन को यह पुरस्कार मिला है। तो जैसे ही पहली बार जुड़ जाता है पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछा जाएगा किस पहली बार किस कंपनी को रसायन के लिए जो है द हेग पुरस्कार मिला है। तो केमिकल काउंसिल को मिला है ये। इसके बाद 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर जो ज़्यादा याद रखना है वो कौन सा है? 71 वाला है। तो ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मतलब फिल्म को मिला है 12th फेल को। इस बार पहले सबसे मेन चीज़ क्या है, इस बार दो एक्टर को एक साथ दिया गया है ये 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, और विक्रांत जो मैसी हैं यही 12th फेल वाले उन्हें मिला है। तो दोनों लोगों को एक साथ मिला है। इसके बाद अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी के लिए, और लघु फिल्म जो है शॉर्ट फिल्म वो चुनी गई है गिद्ध द स्कैवेंजर। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। गिद्ध द स्कैवेंजर है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर जो है शॉर्ट फिल्म के लिए।
गैर फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ मिला है फ्लावरिंग मैन, तो गैर फीचर फिल्म, ये सभी याद रखने हैं फैक्ट इनमें से, तो सभी याद रखने। इसके बाद है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70वां की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस एक दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। फिल्म अट्टम याद रख सकते हैं, मेन है जो अट्टम जो है द प्ले मलयालम के लिए, ये वाला याद रखना है। इसके बाद है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो अभी दिया गया है 2021 वाला जो दिया गया है वाहिदा रहमान को, और 2022 का दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, और 23 का जो है वो है मोहन लाल को। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, मोहन लाल को 2023 वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुछ साल बाद दिए जाते हैं, इस वजह से ये 2021, 22 और 23 के अब दिए गए हैं इसमें। तो 2023 का कौन सा है, मोहनलाल को मिला है 55वां, और 54वां 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो ये नाम याद रखना है केवल मोहनलाल को, इन्हें अभी ब्रिटेन और मतलब कई जगह अवार्ड मिले हैं। इसके बाद मैग्सेसे पुरस्कार है 2025, तो मैग्सेसे पुरस्कार 2025 है, ये भारत का एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स को ये पुरस्कार मिला है, और ऐसा पहला भारतीय संगठन बना है जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। तो फिर वही वाली बात, पहला चूंकि है ये संगठन जिसे ये मिला है, तो पूछा जाएगा किस संगठन को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, तो एजुकेट गर्ल्स को है। ये क्या है, एक एनजीओ है और पहला संगठन है। अन्य विजेता कौन है इसमें, साहिना अली मालदीप, तो ये तो हमें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, केवल एजुकेट गर्ल्स नाम याद रखना है, इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। उसके बाद 24 वाला मिला था जी, ये 3 लोगों को मिला, 3 का मतलब 5 लोगों को एक साथ मिला था, 5 को, एक संस्था थी, बाकी लोग हुआ करते थे, जैसे कर्मा फुंत्सो भूटान जो है, जो न्यूगेन थी नोंग फुंग ये वियतनाम, उसके बाद है फरविजा इंडोनेशिया, और रूरल डेवलपमेंट जो डॉक्टर्स मूवमेंट है ये एक संगठन था। तो बाकी जो हैं वो व्यक्ति के नाम है, ये एक ग्रुप था, इसे मिला था रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, और जो मियाजाकी जो हायाओ हैं इन्हें जापान को मिला था। पर हमें जो मेन फोकस करना है वो 25 वाले पे करना है, एजुकेट गर्ल्स के लिए। इसके बाद है साहित्य का नोबल। अब देखो नोबल पुरस्कार अभी पूछा भी गया था, तो नोबल पुरस्कार अभी इस साल के तो अभी दिए नहीं गए हैं, अक्टूबर नवंबर तक आएंगे, तो ये 2024 वाले रहेंगे, इनमें से भी कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहला और इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा साहित्य का ही, क्योंकि ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिकाएँ हान कांग को प्रदान किया गया है। शांति का नोबल पुरस्कार मिला है निहोन हिदानक्यू, एक ग्रुप है जो न्यूक्लियर जो पर नागासाकी और हिरोशिमा में पढ़ते हैं, उनके दौरान जो बच्चे लोग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था ताकि आगे ऐसी चीज़ें ना हो, तो उन्हें मिला है जो निहोन हिदानक्यो लोगों को मतलब ग्रुप है। इसके बाद फिजिक्स का नोबल पुरस्कार जो 2024 का मिला है, ये मिला है हाफील्ड को, जॉन एफ हाफील्ड और जॉफ्री हिल्टन को। तो हाफील्ड और हिंटन को दोनों को मिला है नोबेल शांति। क्यों मिला है ये भी आ जाएगा। तो एआई में इन्होंने नेटवर्क को डेवलप किया था, न्यूरल नेटवर्क को। न्यूरल मतलब एक तरीके से मानव की तरह जो सोचने उस तरीके से डेवलप करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला था। ये चीज़ याद रखनी है इसमें। मशीन जो लर्निंग है वो आज जैसी है ना, इंसान की तरह सोच सकते हैं, उस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत पहले से ये प्रयास किए थे। तो ये दोनों नाम याद रखने। हाफ फील्ड है तो ऐसे याद कर सकते हैं, रोबोट है या एआई है वो हाफ इंसान की तरह काम करता है, और जॉफ्री हिंटन है। तो ये 2 हो गए। इसके बाद है अगला रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो चौथा है, ये किससे मिला है, बेकर, हसाबिस और जम्पर। तो इनके नाम आसान से ही है, बेकर है एक को, दूसरा जम्पर है और एक हसाबिस है। तो याद कर सकते हैं, इन्हें केमिकल में बेक करते हैं चीज़ों को, तो बेकर हो जाएगा, जम्पर हो जाएगा और हसाबिस हो जाएगा। केमिकल होते हैं वो आते हैं, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। क्यों मिला है ये, तो इन्हें प्रोटीन के डिज़ाइन के लिए मिला था। प्रोटीन डिज़ाइन के लिए क्यों, जैसे जो डीएनए हमारा बना होता है, आरएनए वगैरह, उन सब पे रिसर्च करी थी इन्होंने प्रोटीन को लेकर, तो इस वजह से केमिस्ट्री का मिला। फिर आ गया फिजियो या मेडिकल वाला जिसे कहते हैं, फिजियोलॉजी के लिए, मेडिसिन के लिए, तो 2 लोगों को मिला है, एक विक्टर एम्ब्रोस है और गैरी रुबकुन है। तो विक्टर एम्ब्रोस एम्बुलेंस टाइप का लगेगा और रुबकुनियन दोनों लोगों को प्रदान किया गया। किस लिए दिया गया है, इन्हें दिया गया है माइक्रो आरएनए के लिए, जो mRNA हम कहते हैं, माइक्रो आरएनए, उसके लिए जो दिया गया था ये। तो ये हमने देखे। इसके बाद
साथ है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में जो है स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2024 का दिया गया है। ये किसे दिया जाता है? जो हम आर्थिकी विज्ञान का मतलब इकोनॉमिक्स के लिए, ये बाद में दिया जाना स्टार्ट हुआ, इस वजह से इसे अलग से जोड़ते हैं। तो इसमें एसमोगलू, रॉबर्टसन और जॉनसन, ये 3 नाम आएंगे। तो मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। तो UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर इनिशिएटिव प्रोग्राम है, ये जो बीबी फातिमा महिला हैं, NGO जो SHG है उनका, उसके लिए प्रदान किया गया है। तो बीबी फातिमा महिलाओं का स्वयं सहायता समूह को दिया गया है UNDP का इनिशिएटिव पुरस्कार। इसके बाद है यूनेस्को की शांति पुरस्कार। अब सबसे पहला यही आ जाएगा कि शांति पुरस्कार ये कौन सी संस्था देती है? तो यूनेस्को भी देता है। इसके बाद किसे मिला है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा करके, तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को ये प्रदान किया गया है। तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, तो पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या था? सैंटोस दा कोस्टा। इन्हें प्रदान किया गया यूनेस्को का शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है, ये किसे मिला है? तो ये 2021 वाला गीता प्रेस गोरखपुर जो है से प्रकाशित होती है, उन्हें मिला था ये। तो केवल इतना याद रखना, ये पुराना भी है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है 97वां पुरस्कार 2025 का ऑस्कर पुरस्कार। अब ऑस्कर पुरस्कार से एक क्वेश्चन हर बार रहता ही है, तो सबसे मेन है इसमें कि जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है 97वां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 94 का इंपॉर्टेंट, 96 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हमें ये पढ़ना है 97वां। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है वो मिला है अनोरा को। तो ज़्यादातर जो अवार्ड मिले हैं वो अनोरा को ही मिले हैं। तो सबसे बेस्ट फिल्म है अनोरा। सबसे बेस्ट इसके निर्देशक जो डायरेक्टर हैं वो हैं सीन बेकर। अभिनेत्री हैं जो मिकी मेडिसन, इन ये भी अनोरा की हैं, इन्हें मिला है। पर जो अभिनेता हैं, ये फिल्म थी एक द ब्रूटलिस्ट, उसके अभिनेता हैं एंड्रियन ब्रांडी करके, इन्हें मिला है अभिनेता के लिए। तो 3 सेम रहेंगे अनोरा के लिए, सीन बेकर और मेडिसन को, जबकि जो अभिनेता हैं इनका नाम क्या है? एंड्रियन ब्रांडी, और इन्हें ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। इसके बाद है एनिमेटेड फीचर फिल्म। जो एनिमेटेड फीचर फिल्म है उसका नाम है फ्लो, जिसके मिला है। शॉर्ट फिल्म के लिए किसे मिला है? एनिमेशन के लिए द शैडो ऑफ द साइप्रस, तो ये वाला है। उसके बाद जो वृत्तचित्र फीचर फिल्म नो अदर लैंड, उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म है वृत्तचित्र में द ओनली गर्ल इन द आर्केस्ट्रा, और अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ये बस देख सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में ये है आई एम स्टिल हियर, ये ब्राज़ील से है। तो हमें 3-4 इसमें पॉइंट याद रखने, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। आई एम स्टिल हियर ये ब्राज़ील से। उसके बाद 96 वाले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इसके बाद है मिस यूनिवर्स 2025, ये कैसे मिला है? मिस यूनिवर्स हैं ये, तो मिस यूनिवर्स इंडिया वाली, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मिला है मनीषा विश्वकर्मा को। ये कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। उसके बाद 24 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमिना मिस वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें केवल हमें मिस यूनिवर्स इंडिया याद रखना है। मनीषा विश्वकर्मा कहाँ से हैं? राजस्थान से। इसके बाद है मिस वर्ल्ड 2025, ये मिला है ओपला सुचाता च्वांगश्री थाईलैंड, इनसे, तो थाईलैंड से हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड 2025 मिला है ओपला सुचाता च्वांगश्री। इसके बाद विश्व की पहली मिस AI, तो मिस AI हैं केंजा लैली मोरक्को से, तो मोरक्को अफ्रीका वाले एरिया में, तो ऐसे याद कर लेना। अफ्रीका में वैसे टेक्नोलॉजी में पीछे है, पर मिस AI जो हैं वो अफ्रीका ही से हैं। तो अफ्रीका में कौन सा कंट्री? मोरक्को, तो उससे केंजा लैली करके हैं। उसके बाद ये जो और हैं क्वेश्चन, ये पुराने वाले हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन हर बार रहते ही हैं। तो स्पोर्ट्स वाले में देखें, सबसे मेन जो इस बार का रहेगा वो यही रहेगा कि 45वां जो फिडे शतरंज है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में जो है, मतलब पुरुष और महिला वाले दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीता था एक साथ।
तो ये सबसे मेन चीज़ रहेगी। कौन सा है फिडे का ये चेस वाला 45 में, और ये हुआ कहाँ था, तो हंगरी में हुआ था। तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। दोनों महिला और पुरुष दोनों वर्ग ने जीता था। पुरुष टीम में कौन कौन से थे, जो भारत के मेन खिलाड़ी हम डेली सुनते हैं वही हैं, गुकेश, प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती और हरिकृष्ण पेंटाला। उसके बाद महिला टीम में जो है हरिका द्रोड़ावल्ली, वैशाली, दिव्या देशमुख हैं। उसके बाद है बंतिका और तानिया सचदेव। तो टीम वाला का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात है कि दोनों में ये मिला है। ओपन वर्ग में जो विजेता हैं वो कौन है, ओपन वर्ग विजेता टीम को जो नाम मतलब दिया गया है उसका नाम है हैमिल्टन रसेल कप ट्रॉफी दी जाएगी, जो मतलब पुरुष वालों को दी जाएगी। उसका ट्रॉफी का नाम क्या है, हैमिल्टन रसेल। इसके बाद जो महिला वर्ग टीम को दिया जाता है उसे नाम दिया गया है बेरा मैच जो मैनचिक ट्रॉफी है। तो क्या क्या हमने याद किया, कहाँ पे हुआ, सबसे मेन चीज़ है ये तो याद रहेगा ही कि महिला पुरुष को मिला है। टीम के खिलाड़ी लगभग वही हैं जो चर्चा में रहते हैं, और जो नाम है इनके ये दोनों नाम थोड़े अलग से हैं। हैमिल्टन है पुरुष वालों के लिए और महिला के लिए है बेरी मैनचिक। इसके बाद है फिडे शतरंज चैंपियनशिप 2024 वाला है। तो 2024 का ये जो है, इसमें जो गुकेश हैं उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया था और सबसे कम उम्र के चैंपियन बने थे। ये वाला टीम वाला था टूर्नामेंट फिडे वाला, जबकि ये जो फिडे 2024 का ये अलग से शतरंज वाला होता है। इसमें क्या था, डी गुकेश ने डिंग लिरेन को हराया था। तो इसमें चांस ये भी है कि ये पूछा जाएगा किसे हराया था, क्योंकि ये सबसे कम उम्र के बने हैं। तो चाइना के डिंग लिरेन को इन्होंने हराया था। तो ये वाली चीज़ याद रखनी। इसके बाद है जो फिडे महिला 2025 है, ये अभी करेंट का है, पिछले महीने का, तो इस वजह से ये चर्चा में अभी ज़्यादा चल रहा है। दिव्या देशमुख जो जॉर्जिया के जो बाटुमी में हम्पी कोनेरू हैं उन्होंने हराया था। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो अपोजिशन की है हम्पी, ये भारत की सीनियर प्लेयर पहले से ही है, और दिव्या देशमुख वाला दोनों कॉम्पिटिशन जो हुआ था वो भारत के बीच में ही हुआ था। तो यहाँ पे भारतीय ही जीतनी है दिव्या देशमुख। तो फिडे महिला वाले में है। इसके बाद है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो पहली बार साउथ अफ्रीका ने काफ़ी समय के बाद कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है। तो दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो मेन इंपॉर्टेंट ये आएगा किसे हराया, ऑस्ट्रेलिया को। किसने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने। केवल इसमें ये याद रखना है। इसके बाद आईसीसी के 2024 के जो पुरस्कार हैं वो इस वर्ष दिए गए। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर है, मतलब ओवरऑल में भी बुमराह है, टेस्ट में भी बुमराह है। वनडे में है जो अजमतुल्ला उमर जई, ये कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के। टी20 में अर्शदीप सिंह है सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20, और महिला में है स्मृति मंदाना। महिला में सर्वश्रेष्ठ वर्ष की हैं अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड की हैं, और सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 क्रिकेटर हैं ये हैं अमेलिया के। तो महिला में दोनों जो आएंगे वर्ष के, ये किसे मिला है, अमेलिया को। जबकि टी20 में अगर मतलब महिला वनडे क्रिकेटर की बात करें, केवल वनडे की, तो स्मृति मंदाना को मिला है। तो ये अलग अलग रहेंगे। इसके बाद है लॉरियल बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं वो है नोवाक जोकोविच को मिला है, कौन सा, लॉरियल अवार्ड। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वो महिलाओं को मिला है एताना बोनामाती को। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ टीम है वो स्पेन की महिला फुटबॉल टीम है, जिसमें ये एताना बोनामाती हैं। तो ये तीनों लॉरियल वाले आ जाएंगे। इसके बाद है लॉरियल बर्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के। तो ये जो मेन रहेंगे ये 25 वाले ज़्यादा थोड़ा देखना है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है, मोंडो डुप्लांटिस करके। और इसके बाद है जो महिला में सिमोन वाइल्स, और सबसे अच्छी टीम है वो रियल मैड्रिड है, स्पेन की है, तो रियल मैड्रिड है। तो ये वाले जो 25 वाले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिमोना वाइल्स और जो मोंडो डुप्लांटिस, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इसके बाद है फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 के लिए ये मिला है जो विनीसियस जूनियर को मिला है। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फुटबॉल का, विनीसियस जूनियर को। और उसके बाद है महिलाओं के लिए उन्हें ही मिलता है हमेशा एहताना बोनामाती को। हॉकी का पुरस्कार देखें तो हॉकी के 2024 के पुरस्कार महिला में सविता पूनिया, और जो पुरुष में है हरमनप्रीत सिंह। तो ये रहेंगे। और सर्वश्रेष्ठ जो है पुरुष मतलब सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया, जिन्हें महिला भी चुना गया और गोलकीपर भी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ जो डिफेंडर हैं वो है अमित रोहिदास। तो यहाँ पे जो सबसे मेन लग सकता है वो इम्पोर्टेंट ये लग सकता है, एक ही खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोलकीपर भी चुना गया है। तो इनका नाम क्या है, सविता पूनिया। तो ये वाला देख सकते हैं। इसके बाद है कि यूएस ओपन मतलब जो
जो ये होते हैं क्या नाम है बैडमिंटन के, तो इनमें दो अलग अलग चीज़ों में बांटे जाते हैं। एक होता है हार्ड कोर्ट मतलब जहाँ पे मिट्टी वाला एरिया होता है, कोर्ट ज़मीन जो होती है उसमें खेला जाता है। तो इसमें जीते हैं जो पुरुष विजेता है उनका नाम है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर हैं कहाँ के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपोजिशन के खिलाड़ी से ज़्यादा। मेन बात है कि जो विजेता है और उसका देश क्या है। तो पुरुष खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, कहाँ के हैं, इटली के। इन्होंने जीता है यूएस ओपन, और यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे। इसके बाद है जो महिलाओं में जीता है वो यूएस ओपन वो जीता है जो है सवालेंका ने। तो आर्याना सवालेंका ये कहाँ की है, बेलारूस की। तो इसे याद करना आसान है, रसिया की लड़ाई चलती है और बेलारूस की यूएस से, तो वहीं की ये महिला जीती हैं जो सवालेंका हैं। और जेनिक सिनर जो हैं वो इटली के, इन्होंने कौन सा जीता है, यूएस ओपन जीता है। इसके बाद अगर हम अगले पे आ जाएं तो यूएस ओपन 2025 वाला जो है वो ये किसने जीता है, पुरुष में जीता था कार्लोस अल्कराज ने। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, यूएस ओपन 2025 इन्होंने जीता है। इसके बाद है महिला में सेम वही रहेगा, आर्याना जो है सवालेंका ने। इसके बाद है पुरुष एकल और महिला युगल वाले में, तो पुरुष युगल में जीता है जो मार्सेल ग्रेनोल्स करके हैं और हैं होरासियो जवालोन्स करके। तो ये वाले दो हैं, मार्सेल नाम एक याद रख सकते हैं और होरासियो याद रख सकते हैं, और बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है विबिल्डन वाला है, तो विबिल्डन चैंपियनशिप जो है ग्रास कोर्ट पे होता है, जो ज़मीन होती है इस पर वहाँ पे घास होगी, हार्ड वाले में ऐसा नहीं होता है। तो विबिल्डन वाला है 2025 का, ये किसने जीता है, तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। जिन्होंने यूएस ओपन का जीता उन्होंने ही ये जीता है। इसके बाद महिलाओं में जीता है ईगा स्विएटेक ने। ये कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। तो ईगा जो स्विएटेक हैं ये पोलैंड की हैं और इन्होंने महिला का जीता है। इसके बाद है युगल में जूलियन कैस हैं और ग्लासपूल करके हैं। कैस और ग्लासपूल पुरुष युगल में है, तो ये वाला याद रख सकते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। तो इसके विजेता जेनिक सिनर ही हैं। तो देखो यहाँ पे जेनिक सिनर आ गई और यहाँ पे भी जेनिक सिनर है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन दोनों के कौन है, 2025 वाले के जेनिक सिनर है, ऑस्ट्रेलिया यूएस ओपन के। और यहाँ पे जो महिला है उनका नाम है मेडिसन कीज। तो मेडिसन कीज इंपॉर्टेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जिन महिला ने जीता है वो यूएसए की हैं, मेडिसन कीज। तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं। और इन्होंने हराया कैसे है, पुरानी जो विजेता हुआ करती थी उन्हें, आर्याना सवालेंका को। और अगला देखें अगर हम, वो है फ्रेंच ओपन 2025 का। तो फ्रेंच ओपन 2025 का नाम होता है रोलैंड गैरोस। अगर पूछ लिया है फ्रेंच ओपन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रोलैंड गैरोस करके फ्रेंच वाले एरिया में। ये सतह इसकी क्ले कोर्ट होती है। तो अब अगर इसका देखें कि पुरुष एकल में जीते हैं कार्लोस अल्कराज, फ्रेंच वाले में फ्रेंच के आसपास कंट्री के हैं, स्पेन है पास में, वहीं के जीते हैं कार्लोस अल्कराज। और जो महिला जीती हैं वो जीती हैं कोको गफ यूएसए की। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, महिला कोको गफ यूएसए। और इन्होंने भी हराया है आर्याना सवालेंका को। तो दोनों जगह पे जो हारी हैं वो कौन आ रही हैं, आर्याना सवालेंका। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। उसके बाद कोको गफ जीती हैं फ्रेंच ओपन और कार्लोस अल्कराज जीते हैं स्पेन का, मतलब स्पेन से हैं ये। तो ये देखा हमने। इसके बाद है अगर पेरिस ओलंपिक खेल, इससे संबंधित तो आएगा ही आएगा पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन। सबसे मेन है इसका शुभांकर क्या हुआ करता था, तो एक फ्रीजियन कैप हुआ करता था। तो बस सबसे पहली चीज़ है फ्रीजियन, पेरिस फ्रांस है तो फ्रांस वाले एरिया में फ्री लोग रहते, तो फ्रीजियन टाइप का कैप ऐसे याद करें। खेलों की संख्या थी 32, तो खेलों की संख्या क्या कितनी थी, 32। मिशन के प्रमुख कौन हुआ करते थे, जो प्रमुख हुआ करते थे चैप डी मिशन, गगन नारंग हुआ करते थे, अपने पहले खिलाड़ी हुआ करते थे ओलंपिक के। उसके बाद है भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में जो झंडा जिन्होंने पकड़ा था वो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। पीवी सिंधु और शरद कमल, ये नाम याद रखने हैं। और इन्होंने मतलब कोई मेडल नहीं जीत पाया था गोल्ड वगैरह, पर जो उद्घाटन में से याद रख सकते हैं इसे। भारत की ओर से समापन जब हुआ था तो समापन में मनु भाकर और PR श्रीजेश, तो मनु भाकर ने चूंकि कांस्य पदक जीता था और इस वजह से ये चीज़ें, मतलब 2 पदक इन्होंने जीते थे, दोनों कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो इनका नाम तो फेमस चल ही रहा है मनु भाकर को। और PR श्रीजेश जो हमारे गोलकीपर हुआ करते थे उसमें हॉकी में, तो ये वाले दोनों नाम याद रखने हैं। तो भारत की ओर से जो उद्घाटन में कौन सा था, PV सिंधु और शरद कमल। और इसके बाद है एक सिंधु है और एक कमल, नाम ऐसे याद रख सकते हैं। और मनु भाकर और श्रीजेश तो समापन में थे। अब
एथलीट भारत के कितने ने भाग लिया था? 117 ने लिया था। और पदकों में भारत का जो स्थान है वो है 6 पदक के साथ 71वां स्थान है। तो 6 पदक के साथ हमारा स्थान कौन सा है, मतलब 71वां। उसके बाद शीर्ष 3 देश कौन से थे? अमेरिका, चाइना, जापान। इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अमेरिका है, चाइना है और जापान है। थोड़ा इम्पोर्टेंट जापान याद रख लेना, मतलब 2 तो एशियाई से हैं, जो 2 सेकंड और थर्ड हैं वो एशिया से हैं। चाइना, जापान पड़ोसी हैं दोनों पास में, और अमेरिका एक रहेगा। तो ये चीज़ ऐसे याद रख ली, मतलब यूरोप से कोई कंट्री टॉप 3 में नहीं है, ऐसे कुछ याद रखना है इसे। इसके बाद है जो भारत के मेन पदक विजेता हैं और उन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस स्पोर्ट्स में है, ये सारे डाटा इसमें याद करना ही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी, कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। 6 में अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे पदक कांस्य हैं, एक पदक छोड़ के जो कि रजत पदक है, सिल्वर। ये किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। तो दिमाग में क्या चीज़ बनानी है, गोल्ड तो कोई मिला नहीं है, सिल्वर केवल एक है, वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, और उन्हें तो जानते ही भाला फेंक के लिए एथलेटिक्स में। बाकी कोई भी पदक आए तो कौन सा पदक रहेगा? 3rd नंबर का कांस्य पदक। अब किस किसने जीता है, तो मनु भाकर ने अभी बताया 2 जीते हैं। एक जो महिला अकेले में इवेंट होती है, मतलब एकल वाला, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। फिर जो मिक्स डबल वाला होता है उसमें सरबजोत थे और मनु भाकर, इनकी टीम ने मिलकर मिश्रित में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद है जो स्वप्निल और कुशाले थे, तो कुशाले ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन मतलब इसमें हासिल करी है कांस्य को लेकर। तो कौन से? कुशाले करके याद रख लेना, स्वप्निल कुशाले। उसके बाद है भारतीय टीम, तो भारतीय टीम हॉकी, अभी नाम देखा था ना, ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजे, जो भारत के गोलकीपर थे, इन्होंने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया था हॉकी में। तो इनकी टीम जो थी, हॉकी टीम हमारी, उसे मिला था कांस्य पदक। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रखना है। तो पूछ लेगा किसे मिला है, किसे नहीं मिला है, तो हॉकी टीम को मिला है। नीरज चोपड़ा का देख ही चुके हैं, एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें रजत मिला है। बाकी अगले हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत को मिला है कुश्ती के लिए, कितने वर्ग में? तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्हें कांस्य पदक मिला है। तो केजी भी याद रखना है, 57 किलोग्राम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब पेरिस में ही ओलंपिक हुए, फिर वहीं पेरिस में पैरालंपिक भी हुए 2024 के। इसमें कुल 22 खेल थे, तो ये याद रखना। उसमें कितने? 32, इसमें 22 खेल। भारत के मिशन के जो प्रमुख थे वो थे सत्यप्रकाश सांगवान। तो सत्यप्रकाश सांगवान। उद्घाटन में ध्वजवाहक सुमित अंतिले और भाग्यश्री जाधव, और जो समापन में है वो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये समापन में, और जो उद्घाटन में उनका नाम है सुमित अंतिल। अंतिल ने अंतिम नहीं, शुरुआत में ही ध्वजवाहक किया, और भाग्यश्री। उसके बाद है हरविंदर और प्रीति पाल का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। इसके बाद एथलीट कितने थे? 84 एथलीट थे। पदक तालिका में इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वहाँ हम 71 पे आए थे, पर यहाँ पे हमने 29 पदक जीतने के बाद 18वें स्थान पे आए हैं। मतलब पैरालंपिक में भारत ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, और यहाँ पे जो रैंक है वो बदल जाएगी एकदम से। चाइना टॉप पे रहेगा, ब्रिटेन आ जाएगा, जापान गायब है, और उसके बाद अमेरिका तीसरे पे पहुँच जाएगा। तो चाइना, ब्रिटेन और जापान इंपॉर्टेंट रहेगा। पर नॉर्मल वाले में क्या था? अमेरिका वाला और चाइना और जापान वाला था। यहाँ पे चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका रहेगा। अवनी लेखरा जो हैं वो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो नाम इनका याद रखना, अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। तो ये हमने याद किया। अब लास्ट जो है हमारा सेंसस को लेकर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट में, मतलब ये करेंट तो नहीं है पर स्टैटिक वाले में हम इसे समझ सकते हैं। सबसे मेन है जनसंख्या घनत्व। तो अब देखो दिल्ली बहुत छोटा एरिया है, और दिल्ली में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, यहाँ 11,000 लोग हैं से अधिक लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली में। इसके बाद अगर हम देखें चंडीगढ़ है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों पास पास हैं दिल्ली वाले एरिया में। इसके बाद अगर हम देखें जनसंख्या घनत्व, तो पौंडुचेरी में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्यों है पौंडुचेरी में ज़्यादा? पौंडुचेरी वाला एरिया छोटा सा है, छोटी छोटी सिटी तो हैं पर वहाँ लोग रहें। तो अगर एक तरीके से अगर ये कंफ्यूज करे तो ऐसे समझना है कि उत्तर प्रदेश से लगभग 4 गुना जनसंख्या घनत्व है पौंडुचेरी में, जबकि लगेगा क्या? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो ये वाला देखा हमने। इसके बाद है दमनदीप, और ये सब बीच वाले हमें नहीं देखने। जो देखना है वो ये देखना है बिहार और पश्चिम बंगाल।
तो बिहार टॉप वाला देख लेना है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडुचेरी। इसके बाद सीधा आएंगे हम बिहार पे। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो 1000 से ऊपर है और उससे थोड़ा ही कम है पश्चिम बंगाल का। अब देखो बिहार और पश्चिम बंगाल पास पास है। बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, श्रमिक ज़्यादा है, तभी वो लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और उससे थोड़ा ही कम है, पर कंफ्यूज हो सकता है, पश्चिम बंगाल को दे सकता है बिहार को। अब जो कंफ्यूज होगा वो ये तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है बिहार और पश्चिम बंगाल, पर इनमें किस में ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, तो बिहार। तो बिहार के लोग श्रमिक बाहर जा रहे हैं, ऐसे याद कर लेना है क्योंकि ज़्यादा है। फिर पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ऐसे सोच सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वहाँ सोच लो कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश में केरल से थोड़ा कम है, और केरल और उत्तर प्रदेश, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा के देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने शुरू के 3 याद कर लिए, बीच के 3 याद कर लिए, तो टॉप 10 के ऐसे देख लेंगे। इसके बाद नगरीय प्रतिशत, ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से टॉप में से ही पूछ लेगा। अब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा नगरीकृत प्रतिशत कहाँ है, मतलब ज़्यादा सिटी वाले, सिटी में कहाँ रह रहे, तो जहाँ जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है दिल्ली में, दिल्ली सिटी है पूरी की पूरी, तो यहाँ जो 98% के आसपास कह लो कि लोग शहर में ही रह रहे हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ वाला एरिया देखा तो जहाँ जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, जनसंख्या गाँव में देखो घनत्व तो वैसे ही कम होता है, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ होता है, शहर में ज़्यादा, कम एरिया लोग ज़्यादा, गांव में एरिया ज़्यादा लोग कम। तो चंडीगढ़ और दिल्ली, लक्षद्वीप, अब इनमें तीनों के तीनों ही देखो, दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, इन तीनों में जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे अगर देखें नगरीय प्रतिशत भी इनमें काफ़ी ज़्यादा है। पर जो हमें मेन फोकस करना है दिल्ली चंडीगढ़ के बाद, वो करना है गोवा पे। गोवा में जनसंख्या प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है और की अपेक्षा, तो 62% है गोवा में। बाकी ये जो दमनदीप, पौंडुचेरी, इनमें तो रहता ही रहता है, पर गोवा में भी 62% क्या है, नगरीकरण है। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य जो बड़े राज्यों की हम बात करते हैं, तो तमिलनाडु में केरल के थोड़ा ज़्यादा है, मतलब तमिलनाडु थोड़ा नगरीकरण ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22% केवल नगरीकरण है, और इन जो राज्यों की हम बात कर रहे हैं वो लगभग 50+ या 50 के आसपास ही बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में केवल 22%, 22.28% लोग ही जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं। बाकी जितना बचेगी वो सब कहाँ रह रहे हैं, लोग गाँव में रह रहे हैं। तो ये याद रखना है, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और मेन गोवा। और गोवा के बाद जो याद रखना है वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से कम केरल की तरफ है मिज़ोरम। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो थोड़ा रोचक सा आएगी, नॉर्थ ईस्ट में केवल एक जगह हमें दिख रही है जहाँ नगरीकरण काफ़ी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा, वो एक ही जगह है, वो है मिज़ोरम। तो पूछा जा सकता है, बाकी हम जो भी देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र नहीं है, एक ही जगह है, वो है मिज़ोरम, 51% है। उसके बाद अगर बात करें साक्षरता, साक्षरता में कोई कहना नहीं है, उत्तर केरल हमेशा टॉप पे रहता है, ये तो याद करना नहीं। उसके बाद है वो सेकंड नंबर पे है वो लक्षद्वीप है, तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता, केरल के पास क्या है, लक्षद्वीप यहाँ पे है। केरल के बाद, लक्षद्वीप के बाद है मिज़ोरम वाले एरिया में। अब देखो यहाँ पे मिज़ोरम में नगरीय प्रतिशत सबसे ज़्यादा था, नॉर्थ ईस्ट वाले में देखने को मिल रहा था, और मिज़ोरम में ही शिक्षा का स्तर भी ज़्यादा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो मिज़ोरम है वो मेन स्टेट के रूप में एक उभर रहा है। गोवा की बात करें तो गोवा में जो शिक्षा है वो 88% है, तो गोवा वाले में याद करें। बाकी दिल्ली में काफ़ी कम है, मतलब इन की अपेक्षा देखें तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, दमनदीप, त्रिपुरा, गोवा इन सबसे पीछे है मिज़ोरम से, 86 के आसपास है। फिर चंडीगढ़ है, फिर पौंडुचेरी। उत्तर प्रदेश तो है ये पीछे, 67% जो है हमारा वो लगभग साक्षरता दर है, 67। लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के तो लिंगानुपात केरल में 1084, नंबर भी याद रखना है, 1084 केरल में। केरल के बाद पौंडुचेरी में है। अब केरल वाले एरिया के आसपास कौन सा, पौंडुचेरी वाला एरिया, तो केरल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु, 3 ऊपर के याद रख सकते हैं। इसके बाद सीधे हम आएंगे इस वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश का 912 है, 912 उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है। तो शुरू के 3 याद कर लें, केरल, पौंडुचेरी और तमिलनाडु बस, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद है दशक वृद्धि दर, जो उच्चतम वृद्धि रही है वो दादर नगर हवेली में रही है। दशक वृद्धि 55% वृद्धि हो चुकी है, सोचो मतलब 100 के एकदम 150 लोग, तो 55% वृद्धि हो गई है कहाँ पे, दादर नगर हवेली में। उसके बाद दमनदीप, अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं, दादर नगर हवेली, दमनदीप, पर हम क्यों इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डाटा 2011 का है, तब तो दादर नगर हवेली, दमनदीप अलग अलग हुआ करते थे, पर हालांकि दोनों भी मिला देंगे तब भी ये ज़्यादा ही रहेगा एवरेज भी।
इसके बाद है मेघालय आ जाएगा। मेघालय, अब देखो यहाँ पे 10 की वृद्धि मिज़ोरम में नहीं है ज़्यादा, मिज़ोरम साक्षर है, मिज़ोरम में सिटी ज़्यादा, 10 की वृद्धि है मेघालय में ज़्यादा। मेघालय में पानी ज़्यादा बरसता है, वृद्धि जनसंख्या की ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। जैव विविधता ज़्यादा तो जनसंख्या वृद्धि भी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। पौंडुचेरी 27% के आसपास है। अब इसमें जो मेन अगर देखें तो अपने आसपास वाले एरिया पे थोड़ा फोकस करना होता है। बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, 25% के आसपास बिहार में है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये थोड़े ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि बिहार से काफ़ी कम है, मतलब 5% के आसपास, तो 20 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है 10 की वृद्धि 20% है। उसके बाद जनजाति एसटी की बात करें, केवल एसटी जनसंख्या की, तो सोचो मध्य प्रदेश में, ये तो हमें फैक्ट पता ही रहता है ज़्यादातर कि मध्य प्रदेश में एसटी ज़्यादा है। पर मध्य प्रदेश के बाद किस में है, तो 3 टॉप के याद करने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। 3 याद करने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उसके बाद भले ही ना याद रहे पर 3 तो याद होने चाहिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा याद रखने। इसके बाद है इसमें राज्य की कुल जनसंख्या के सापेक्ष जनजाति परसेंट। अब यहाँ पे जो हमने देखा वो जनसंख्या देखी, मतलब 100 में से कितने लोग जनजाति के हैं, तो वो हमने देखे जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे परसेंटेज निकलवा लिया कि जनसंख्या के परसेंटेज में, तो एकदम उलट जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जैसे ही जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जनजाति ही हैं, नॉर्मल लोग वहाँ कम हैं। जबकि मध्य प्रदेश या जो उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब, उड़ीसा, महाराष्ट्र वगैरह में एसटी कम है, पर जनसंख्या परसेंटेज कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में किस में ज़्यादा होगा? जो राष्ट्र सबसे अच्छा पढ़ रहे हैं हम तब से, वो कौन सा है? मिज़ोरम। मिज़ोरम में 94% लोग एसटी ही हैं, मतलब लगभग 5 लोग ऐसे हैं जो गैर एसटी हैं, बाकी सारे के सारे एसटी हैं मिज़ोरम में। और मिज़ोरम में हमने 2-3 जगह देखा, डाटा भी, शहरीकरण, साक्षरता सब में बढ़िया है। मिज़ोरम के बाद आ जाएँ तो नागालैंड और मेघालय आएगा। तो मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय, तो MNM याद रख लेना। मिज़ोरम तो रहेगा ही रहेगा, और नागालैंड और मेघालय याद रखना है, बाकी याद नहीं रखने। उत्तर प्रदेश में देखो बात करें जनसंख्या घनत्व की, एसटी की मतलब जनसंख्या परसेंटेज की, तो 0.57 है, 1% भी नहीं है, दशमलव में है 5-7% एसटी की जनसंख्या परसेंटेज में। तो ये हमने पूरा कवर किया आज। कौन सा? विजन IAS का जो फैक्ट बुक हुआ करती थी। अब इसमें चूँकि GS के साथ साथ मतलब करेंट और GS दोनों चीज़ें थी, तो इसमें से ज़्यादातर चांस है कि कुछ ना कुछ 5-4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हमने इसमें कवर किया, बाकी आगे देखेंगे।